हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, आवाज आ रही है, साथ ही साथ आपको दिख रहा है पूरा प्रॉपर? ऑल करेक्ट। चलिए। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। हम लेक्चर 5th पर आ चुके हैं। आज हमारा 5वां क्लास है और जो भी चीजें हमने इन पिछली 4 क्लासेस में सीखी है, ये त्रिकोणमिति को सीखने के लिए हमने सीखी है। और त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी बातें आपने और हमने की है बेटा, ये जरूरी भी है। और जिन चीजों को समय देना था, मैंने उन चीजों को समय देते हुए, अच्छे से टाइम उनको देते हुए, उनको एक बार फिर दोबारा उदाहरणों के साथ समझाते हुए अपनी साइड से पूरी कोशिश की है। आपका काम यह है कि आप इन सबको जो भी हमने पढ़ा इसको रिवाइज करें, होमवर्क करें। जो आपके डिजिटल मटेरियल में बेसिक मैथ्स का जो कंटेंट होगा, जिसमें एक्सरसाइज होंगी, जिसमें बिगिनर बॉक्स होंगे, है ना, बिगिनर बॉक्स, ये सब आपको सॉल्व करने हैं। तो आप समय निकाल कर सबसे पहले तो डिजिटल मटेरियल में बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर का वो कंटेंट ढूंढे वो। और अच्छा, आनंद का कहना है कि सर अगर थीटा 5 से बड़ा हो तो बेटा टेबल से फिर आंसर आते हैं ना, 30 डिग्री। अगर 15 डिग्री भी पूछ ले तो फिर उस कंडीशन में 45 - 30 लिख कर हम उसको सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, इसमें कोई 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 बड़ी बात नहीं है। बड़े कोणों के लिए तो हम पहले ही सीख चुके हैं ना। ASTC रूल लगा दो, है ना। 5 से बड़ा कोण भले मान लो आपको 750 डिग्री हो तो, है ना। आनंद का कहना है कि सर 8 डिग्री हो तो बेटा राहुल गांधी का फैन है क्या, है ना। राहुल गांधी जैसे करता है ना, मोदी जी ने कुछ ऐसा कर दिया तो सर मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, वैसा करो। सात, मोदी जी ने बोल दिया 7 तो राहुल गांधी बोलेगा 8। मोदी जी ने बोल दिया 8 तो राहुल गांधी बोलेगा 9, है ना। ऐसा नहीं होता बेटा, नियम नियम के हिसाब से होते हैं, ठीक है। जैसे समझ रहे हैं वो, कार चलाते तो स्पीड लिमिट होती है ना कि इस सड़क पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से ना चले। फिर आप पूछो कि नहीं, पुलिस वालों से आप बहस करो, हम तो 71 से चल रहे थे, हमारी क्या गलती है, 70 है तो 71 भी नहीं है क्या। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो बेटा, है ना। कॉमन सेंस बहुत ही अमूल्य चीज है, बहुत ही अनमोल चीज है, होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सब लोग जुड़ गए होंगे। और हम यहाँ से कहते हैं कि ये जो एक आखिरी में सवाल था जिसकी हम बात कर रहे थे कि जैसे कोई एक वस्तु रखी है, इधर सब लोग मेरी तरफ देखिएगा कि जैसे यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी हुई है। अब ये जो वस्तु रखी हुई है, जो मैंने कुछ अपने इस तरीके से हाथ से दिखाई है, अब ये जो वस्तु है ये मेरी आंख पर कितना कोण बना रही होगी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अगर मैं इन उंगलियों को और पास में लेके जाता हूं तो उस वस्तु की लंबाई छोटी हो जाएगी, और इन उंगलियों को अगर दूर लेके जाता हूं तो इस वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अब सवाल यही है कि आखिर इस वस्तु की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि ये मैं 1 मीटर दूरी से देख सकूं। ठीक है बात। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सवाल क्या है, मैं एक बार अपनी तरीके से इस सवाल को समझाता हूं कि सवाल वास्तव में ये है कि अगर हम किसी 1 मीटर की वस्तु को देखना चाहते हैं तो हमने क्या किया है, हमने कुछ इस तरीके से एक कोण बनाया है, और यहां पर ये कुछ उसका कोण है थीटा, और जो वस्तु की लंबाई है ना, हमें पता है जब ये बहुत ही अल्प कोण होता है, बहुत ही छोटा कोण होता है, तो उस स्थिति में जो चाप बनता है, ये चाप क्या बनता है, लगभग सरल रेखा बनता है ऐसा। ठीक है, मतलब मैं यहां पर इस चाप की लंबाई को ही क्या कह सकता हूं, मैं इस चाप की लंबाई को ही वस्तु की लंबाई कह सकता हूं। समझ रहे हैं, यहां पर ये चाप की लंबाई ही वस्तु की लंबाई बन जाएगी। और मैं यहां पर वस्तु की लंबाई ज्ञात करना चाहता हूं तो मैं यहां पर चाप की लंबाई ज्ञात करके भी ये काम कर सकता हूं। यहां पर आर त्रिज्या है, ये त्रिज्या क्या है, ये है 1 मीटर दूर रखी हुई वस्तु, यानी जो आंख है ना, आंख, आंख और वस्तु की के बीच की जो दूरी है आर, वो अपने को कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, हमें यहाँ पर कोण कितना दिया हुआ है, और आप सबसे पहली बात, सबसे बेस्ट चीज जो है वो क्या है बेटा, सबसे बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पर जो ये कोण है ये किस पे होना चाहिए, तो आप कहोगे कि सर ये कोण रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ पर हम ये चीज जानते हैं कि रेडियन में ही यहाँ पर हमें ये कोण रखने चाहिए। साथ ही साथ जो ये कोण दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको रेडियन में बदल दो बेटा, तो आप लिखोगे 1.8 इंटू पाई बटे 180, है ना। एक जीरो हटाने के लिए यहाँ पर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, और इस 18 से 180 को कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बटे 100। तो यहाँ पर जो ये कोण का मान है ये कितना आ चुका है, पाई बटे 100 आ चुका है, बराबर चाप, जो चाप है ये हमें ज्ञात करना है, बटे त्रिज्या, त्रिज्या है यहाँ पर 1 मीटर। अब अपने को पता है कि अगर ये चाप की लंबाई अगर मीटर में है, सॉरी त्रिज्या अगर 1 मीटर में है, तो चाप की लंबाई भी मीटर में ही आनी होगी इस फॉर्मूले से। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से चाप बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 100 मीटर। ठीक है बात। अब अगर किसी को लगता है कि हम इस मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं तो कर दीजिए बेटा। मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करने के लिए हम यहाँ पर 100 से गुणा करते हैं, तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा चाप बराबर पाई बटे 100 गुणा 100 सेंटीमीटर। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिन लोगों का भी पाई बटे 100 मीटर में आया है और जिन लोगों का पाई सेंटीमीटर में आया है, वो दोनों जवाब बहुत सही है, बिल्कुल सही है। आरुष चौधरी बेटा, वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम आपकी साइड से है, मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी साइड से एक बार कनेक्शन सेटअप होने के बाद जिस तरीके से सिस्टम चलता है मुझे सामने स्क्रीन पर दिखता रहता है ना। तो वॉइस प्रॉब्लम मेरी साइड से तो नहीं है, आप अपने कनेक्शन को, मैं कई बार कह चुका हूँ कि बार बार ये प्रॉब्लम, सर क्या, सर क्या है एल बटे, क्या ये एल बाय ए से लंब बटे आधार से कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। दीपेश सोनी ने कहा है कि सर क्या लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या होता है बेटा,
टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो यहां पर वस्तु की लंबाई को क्या मानोगे, लंब। तो लंब कितना है, लंब हमें पता करना है। आधार कितना है, 1 मीटर है। और क्या कोण अल्प है, और अल्प कोण होता है, अल्प कोण होता है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर टेन थीटा को क्या लिख देते हैं, कल की क्लास में हमने सीखा है अल्प कोण की स्थिति में टेन थीटा को क्या लिख देते हैं, थीटा। पर थीटा किसमें, रेडियन में, और रेडियन में थीटा कितना है, π/100। तो यहाँ पर ये जो सेकंड मेथड में बता रहा हूं, यहां से इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेत्रा का सवाल है कि सर न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी। बेटा न्यूनतम ही ऊंचाई है, मैं जब समझा रहा था तब कहाँ मर गई थी क्या। ये मैं कह रहा हूं कि अगर ये इस तरीके से कोई वस्तु है, इस तरफ मेरी तरफ देखो, वीडियो में मेरी तरफ देखो, अगर कोई वस्तु है और अगर मैं इस वस्तु की इस लंबाई को छोटा करता हूं, देखो ध्यान से, ये उंगलियां मैंने इस तरीके से ली है, और अगर मैं इस वस्तु की लंबाई को छोटा करता हूं तो वस्तु आकार में बहुत छोटी हो जाएगी। और बहुत छोटी वस्तु को मैं कितनी दूरी से देखना चाहता हूं, बहुत छोटी वस्तु को मैं 1 मीटर दूर से देखना चाहता हूं। तो वहां पर उस वस्तु का कुछ आकार होना चाहिए, कुछ उसकी साइज होनी चाहिए। अगर उससे छोटी वो वस्तु रही तो मुझे दूर से नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पर वही है, ये कह रहा है कि 1.8 डिग्री का कोण अगर बने आंख पर तो ही आप उस वस्तु को देख सकते हो। उससे छोटा कोण हो गया तो आपको वस्तु नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, हम यहां से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसका जो बेसिक मैथमेटिक्स है, इस बेसिक मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथ्स में जो सबसे पहला हमने सीखा था वो था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। थोड़ी सी अंग्रेजी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और दूसरा यहां पर ये है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो अभी अपन इसके टॉपिक नंबर 2 पर आ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। कुछ लोगों के बार बार सवाल आ रहे हैं कि सर पाई का मान 3.14 रख सकते हैं क्या। बेटा अगर आपको पता है पाई का मान 3.14 है तो रख सकते हैं ना। मतलब इसका आंसर आप यूं भी लिख सकते हो, 3.14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर। और क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, सुनिएगा बेटा, कमेंट्स में ज्यादा टाइम पास ना करें। ठीक है, आज तो वैसे भी कुछ अच्छे, ठीक है, जेन्युइन, मतलब जिनको कहते हैं ना वास्तविक डाउट ही आपने लिखे हैं, फिर भी कोशिश करें ये चीज कम से कम करें, है ना, कम से कम करें। और स्टार्ट करते हैं। क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, इस तरीके से हम बात करते हैं कि एक कोई बिंदु रहेगा जिसको अपन कहेंगे मूल बिंदु। जैसे आप में से किसी एक जने को खड़ा कर दिया हमने किसी जगह पर, तो यहां पर देखो सामने मैं कुछ बनाने जा रहा हूं, ये यहाँ पर एक उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर आप में से किसी एक जने को ऐसा खड़ा कर दिया और हमने कह दिया कि आप मूल बिंदु है। और आप मूल बिंदु है, तो अब यहां से क्या होता है कि जब मूल बिंदु से किन्हीं विशेष स्पेसिफिक निश्चित दिशाओं में जाती हुई, इस तरीके से दिशाओं को व्यक्त करने के लिए रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो इस मूल बिंदु से किसी निश्चित दिशाओं में जाती हुई जो रेखाएं खींची जाती है, इन रेखाओं को कहा जाता है अक्ष। तो यहां से ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। और अगर यहां पर अक्षय किसी भी दिशा में हो सकती है, मैं पहले ही कह दूं कि मूल बिंदु जिसको हम कहते हैं यहां पर 0,0, या अगर त्रिविम में बात करते हैं तो 0,0,0, मतलब मैं यहां पर अगर दो ही अक्षय लेता हूं तो मुझे दो ही निर्देशांक लिखने की जरूरत होती है। कौन कौन सा, एक्स और वाई। पर जैसा मैंने इस उदाहरण में 3 निर्देशांक लिए, 3 अक्षय ली, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तो यहां पर तीनों अक्षों के लिए तीनों निर्देशांक शून्य हो जाएंगे, 0,0,0। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि मूल बिंदु फिक्स रहता है और उस मूल बिंदु के सापेक्ष जो हम निश्चित दिशाओं की बात करते हैं, उस मूल बिंदु से गुजरने वाली निश्चित दिशाओं की बात करते हैं। वो निश्चित दिशाएं कई सारी हो सकती है, मतलब
वो यूं हो सकती है, वो यूं हो सकती है, वो यूं हो सकती है, वो यूं हो सकती है। मतलब अगर कोई कहे कि कितनी अक्षें यहां मूल बिंदु से पारित हो सकती है, तो सवाल होगा अनंत अक्षें यहां मूल बिंदु से पारित हो सकती है। परंतु जब हम यहां पर लंबवत अक्षें बनाते हैं, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष जब एक दूसरे के लंबवत हम बनाते हैं, तो इस तरीके के निर्देशांकों को कहा जाता है कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक का मतलब होता है कि जब आप लंबवत अक्षें चुनते हैं और उन लंबवत अक्षों को किसी एक मूल बिंदु से पारित होते हुए बनाते हैं, तो इस तरीके के निर्देशांक को हम कार्तीय निर्देशांक कहते हैं। अर्थात यदि एक समतल में मुझे दो अक्षें बनानी है, तो एक ऐसे एक्स अक्ष बनाऊंगा और एक ऐसे वाई अक्ष बनाऊंगा, क्योंकि एक समतल में दो ही लंबवत अक्षें में बना सकता हूं। समझ रहे हैं? ऐसे क्रॉस क्रॉस, एक क्षैतिज वाली अक्ष जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एक्स अक्ष। एक ऊर्ध्वाधर वाली अक्ष जो हो जाएगी वो वाई अक्ष। पर अगर मैं त्रिविम में बात करता हूं, तो एक अक्ष आपकी तरफ भी बना दी जाएगी, जिसको आप क्या कहोगे? जेड अक्ष। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक समतल में दो अक्षे हम लंबवत बना सकते हैं। और अगर मैं त्रिविम में बात करता हूं, तो त्रिविम में तीन लंबवत अक्षों का चयन किया जा सकता है ना? चलिए, तो यहां से हम बात करते हैं कि जो भी कोई एक फिक्स बिंदु होता है जहां से तीनों अक्षें पारित होती हुई नजर आती है, उन तीनों अक्षों के पारित होते हुए बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यानी समष्टि में स्थित, यानी इस ब्रह्मांड में स्थित कोई ऐसा स्थिर बिंदु जिसको हम मूल कह सके, और उस मूल से ही तीनों अक्षें गुजरने लगे, तो वो कोई भी निश्चित दिशा में जाती वो अक्षें, वहां से हम उन 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 रेखाओं को, उन दिशाओं को अक्ष कह देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आप ध्यान दीजिएगा सबसे पहले द्विविमीय कंडीशन की। यहां पर हम द्विविम में बात करना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूं द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र। मतलब यहां पर कितनी अक्षों का चयन आपको और मुझे करना है? दो अक्षों का चयन हमें करना है। और दो अक्षों का चयन करना है, तो हमने मान लिया एक एक्स अक्ष हो गई और एक वाई अक्ष हो गई। अब यहां पर किसी भी बिंदु को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो ध्यान से देखना। यहां पर हम किसी बिंदु P को व्यक्त कराना चाहते हैं। P जो है, इसके निर्देशांक कुछ इस प्रकार से हैं, x1, y1। जो ये x1 होता है, इस x1 को कहा जाता है भुज। भुज का तात्पर्य होता है कि x अक्ष पर कितनी दूरी हमने तय की है। मतलब अगर मैंने लिखा है कि P1, P जो बिंदु है, यहां पर देखो सब लोग, P जो बिंदु है इसका भुज यदि x1 है, इसका तात्पर्य यह है कि x अक्ष पर ये कुल दूरी कितनी तय की जा चुकी है, तो आप कहोगे x1 दूरी तय की जा चुकी है। इसी तरीके से जो इसका y निर्देशांक है, ये y निर्देशांक यहां पर y1 दिया है, अर्थात y अक्ष पर कितनी दूरी तय की जा चुकी है, तो आप कहोगे कि y अक्ष पर यहां पर y1 दूरी तय की जा चुकी है। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांकों का तात्पर्य होता है कि जब कोई बिंदु P x, y लिखा गया है, अर्थात x1 यानी उसका भुज जो होगा, इस y अक्ष से इसकी दूरी होगी। समझ रहे? y अक्ष से कितना दूर, y अक्ष जैसे ये है, तो y अक्ष से कितना दूर, तो y अक्ष से दूरी के लिए किस अक्ष पर चलेगा? x अक्ष पर। यानी x अक्ष दो तरीके से कह सकता हूं, x अक्ष पर कितना चले या y अक्ष से कितना दूर है। इसी तरीके से कोटि के लिए, यानी y निर्देशांक के लिए क्या कहेंगे कि y अक्ष पर कितना चले या x अक्ष से कितना दूर है। भाई x अक्ष से दूर जाने के लिए मुझे y अक्ष के सापेक्ष चलना पड़ेगा ना, तो चलते 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 मैं y1 पर पहुंचा। ठीक है बात? तो ये हो गया किसी भी कार्तीय निर्देश तंत्र में भुज तथा कोटि का मतलब।
अर्थात किसी भी बिंदु, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि आप एक बिंदु 2,3 को निरूपित करिए यहां पर इस निर्देश तंत्र में, तो सबसे पहले आपको समझ आ रहा है कि यहां पर दो ही हमारे पास बिंदु, मतलब इस बिंदु में दो ही घटक हैं, और दो ही घटक हैं तो हमें समझ में आता है कि ये द्विविमीय स्थिति है। और द्विविमीय स्थिति है तो हमें यहां पर दो ही अक्षें बनानी पड़ेंगी, तो हम तुरंत यहां पर दो अक्षें बना देंगे। ये हो गई हमारी दो अक्षें, और ये जो दो अक्षें हो गई, इन दो अक्षों के लिए अब अपने को यहां पर ये देखना है कि इसको हम कह देंगे एक्स अक्ष, इस वाली को कह देंगे हम वाई अक्ष। अब मुझे यहां पर भुज कितना बनाना है बेटा, तो भुज बनाना है अपने को दो। अब भुज दो कैसे बनाया जाएगा, तो मैंने कहा वाई अक्ष से या तो आप दो चल लीजिए, दो इकाई चल लीजिए, या यूं कह दे कि आप, सॉरी, एक्स अक्ष पर दो इकाई चल लीजिए या वाई अक्ष से दूर दो इकाई चल लीजिए, तो दोनों तरीके से आप यहां पर कहां पहुंच जाएंगे, दो पर। यानी एक्स निर्देशांक की दिशा में आप दो चल लिए, इसी तरीके से वाई निर्देशांक की दिशा में आपको कितना चलना है, तो आप कह देंगे तीन चलना है ये। और इस तीन चलने वाली स्थिति और इस दो चलने वाली स्थिति का जो कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु ही क्या हो जाएगा, हमारा बिंदु P हो जाएगा, जिसके निर्देशांक कितने हैं, 2,3। अब यहां पर एक और चीज होती है जिसमें कहा जाता है कि यदि आपको बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, ध्यान से देखते जाना कि बिंदु P की अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, ये जो मैंने लाल कलर से, लाल वाले पेन से जो लिखा है, इसको ध्यान से देखो। अगर ये बिंदु P की, यानी इस O मूल बिंदु को मैं लिख रहा हूं O से, तो OP यदि आपको ज्ञात करना है तो क्या किया जाएगा, तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो y1 है, ये इसके सम्मुख भुजा भी y1 है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो त्रिभुज हमने लाल रंग से जो रेखांकित किया है, इस लाल रंग से रेखांकित भाग को एक त्रिभुज देखोगे, और त्रिभुज यहां पर कितना आ जाएगा, तो त्रिभुज आ जाएगा जिसकी ये भुज, यानी जिसका आधार तो हो जाएगा x1 और जिसका लंब हो जाएगा y1, तो OP का मान कितना लिख दोगे, तो आप लिख दोगे √x1² प्लस y1²। किस नियम का इस्तेमाल किया आपने, पाइथागोरस का। आपने कहा पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हमने इस मूल बिंदु से बिंदु P के, तो इस नीचे वाले सवाल में बताइए O से P की दूरी कितनी होगी, नीचे वाले सवाल में बताइए बेटा O से P की दूरी कितनी होगी, OP। तो आप लिखोगे √ और x1 कितना है, 2 का स्क्वायर, y1 कितना है, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये √13 इकाई। इस तरीके से √13 का मान 4 होता है, वाह शाबाश, 5 होता है, कुछ नहीं हो सकता बेटा आपका, कोई बात नहीं। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना कि यदि अब हमें इस द्विविमीय स्थिति में कोई दो बिंदु दिए हुए हो, इस द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र में यदि मुझे कोई दो बिंदु दिए हुए हो, एक हो गया बिंदु P जिसका भुज और कोटि है x1, y1, और एक हो गया बिंदु Q जिसका भुज और कोटि है x2, y2। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। ये जो यहां से हम ये डैश करके जो रेखा दिखा रहे हैं, और इस x अक्ष पर दिख रहा होगा आपको, इस x अक्ष पर ये लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी इसका x निर्देशांक कितना है, तो आप कहोगे इसका x निर्देशांक है सर x1, ठीक है। और जो बिंदु Q है, इस बिंदु Q के लिए अगर यहां ऊपर से हम एक लंबवत रेखा डालें तो इसका x निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x2, बोलोगे ऐसा। इसी तरीके से बिंदु P का अगर मैं y निर्देशांक ज्ञात करना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा, y1, और यहां से इसका इसका y निर्देशांक ज्ञात करना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा, y2। अर्थात अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं, ध्यान से मुझे बताइएगा, मैं ये ग्रीन कलर का मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये वाली जो भुजा है,
ये वाली जो भुजा है जो मैंने हरे रंग से आपके सामने दिखाई है, इस वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी? जो हरे रंग से मैं आपको जो भुजा दिखाया हूं, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी बेटा? क्या y2 होगी? बिल्कुल सही जवाब। यहां से इस भुजा की लंबाई का मान आया है y2 माइनस y1। दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर जो मैं यूज कर रहा हूं, यहां से इस भुजा का मान आ जाएगा y2 माइनस y1। भावना गलत है, आपका आंसर y2 नहीं होगा। y2 तो वो पूरी लंबाई है, आधार से वो पूरी लंबाई है। y2 तो ये पूरी ऊंचाई है, समझ रहे? y2 मतलब इतना, और y1 मतलब इतना। मुझे दोनों का अंतर लेना पड़ेगा, y2 माइनस y1। इसी प्रकार से x अक्ष की दिशा में अगर हम बात करें तो क्या लिख दिया जाएगा इसको? x2 माइनस x1 लिख दिया जाएगा। और मुझे यहां पर इन दोनों बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या ये कर्ण है? और अगर ये कर्ण है तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है? यहां पर लिखा जा सकता है कर्ण, अर्थात जो D है, इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? अर्थात ये हो जाएगा, इसको हम यहां पर कहते हैं बेटा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र। जब कभी भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, अबे डी का मतलब जो दूरी निकाली उसी को डी माना है। यार कैसे भंड जैसी बातें करते हो यार। दिख रहा है ना वहां पे जो दिशा वो दिखा रखा है, पी और क्यू के बीच की दूरी डी, वही तो दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं। अजीब है बे यार, कॉमन सेंस कहाँ गया भाई तुम लोगों का? तो जो दो बिंदुओं P और Q, कोई भी दो बिंदु दिए जा सकते हैं, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जा सकती है। आपको क्या करना है? आपको किसी एक बिंदु को प्रथम बिंदु जैसा मानना है, किसी एक बिंदु को द्वितीय बिंदु जैसा मानना है। और वहां से क्या करेंगे? आप फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे देगा। अब ध्यान से सुनना, यदि त्रिविम में हम बात करते हैं, त्रिविम इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा 3D, 3 डायमेंशन, 3D। अगर 3D में हम हो तो त्रिविम में क्या होता है? एक्स निर्देशांक के साथ साथ वाई निर्देशांक होता है और साथ ही साथ जेड निर्देशांक भी होता है। तो सेम फॉर्मूला हम यहां पर क्या करेंगे? हम सेम फॉर्मूला त्रिविम में जब लगाएंगे तो त्रिविम में हम लिख देंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कर सकते हैं? हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं, मैं हाईलाइट कर देता हूं। और अगर हम यहाँ पर त्रिविम में हो तो नीचे वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर काम आएगा। तो चलिए यहां से ये जो बातें सीखी है, इनको लेकर हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए हैं। अब सबसे पहली बात तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो ये दो बिंदु दिए हैं, ये दो बिंदु द्विविमीय स्थिति के हैं या त्रिविमीय स्थिति के हैं? 2D है या 3D? 3D, 3D है ना बेटा? बाकी लोग बताओ फटाफट, 3D समझ रहे हैं? तो फॉर्मूला 3D वाला लगेगा। यहां पर इनको हम क्या मान ले? इस ए बिंदु को मान लेंगे x1, y1 और z1, और बी बिंदु को मान लेंगे क्या? x2, y2 और z2। और जो दूरी सूत्र के हिसाब से दूरी d हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और फटाफट आंसर निकालो।
है ना? आसान है, आसान है बेटा, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। है ना? आसान तो वो ट्रिग्नोमेट्री भी था, पर उसमें होशियार आप ज्यादा बने थे। होशियार मतलब जब मैं आसान चीजें पढ़ा रहा था तो आपको लग रहा था कि ये क्या पढ़ा रहा है, और जब मैंने अच्छी चीजें यानी जो कठिन चीजें हैं वो जब उसमें आई टॉपिक में, तो आपको लगा कि पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहा है ना? तो जब भी कोई आसान चीज हो तो उसको भी ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि वो मदद करती है कठिन चीजों को समझने में, है ना? कभी भी होशियार ना बने। आप वैसे भी बिना एग्जाम दिए पास हुए वाले बच्चे हो, तो आप तो अपनी हैसियत में ही रहा करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो एक और सवाल, फटाफट देखो, फटाफट देखो, इस फॉर्मूले को देखो, मतलब इस सवाल को देखो और यहां पर सॉल्व करो। देखो फटाफट, यहां पर अपने को द्विविमीय स्थिति दे रखी है 2D। यहाँ पर ये अपने को निर्देशांक कुछ ऐसे आप तुलना कर सकते हैं, x1 y1, और यहाँ पर दूसरे बिंदु के दे रखे हैं x2 y2, और इन दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो आपको जो ये अज्ञात है ना ये ए ज्ञात करना है। ए के संभव मान अपने को ज्ञात करने हैं। बता दे जाओ आंसर। यहां तक समझ में आया? हमने सिर्फ दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगाया है। x1 की जगह x1 रखा, y1 की जगह y1, x2 की जगह x2, y2 की जगह y2। मैंने किसी चीज से कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। जो क्रम है वो क्रम वैसा का वैसा ही रखा है, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला वैसा का वैसा ही रखा है। फिर जब मैं अंडर रूट में उलझा तो मैंने वर्ग कर दिया, मैंने लिखा भी है वर्ग करने पर, और जैसे ही वर्ग किया हमारे पास ये समीकरण यहां तक आ चुकी है। अब हम जानते हैं कि जब हमें ये 25 3 - a का स्क्वायर मिला है, और जब इसका अंडर रूट करेंगे वर्गमूल लेने पर, तो यहां पर अपने को मिलेगा +- 25 का वर्गमूल होता है +- 5। 25 का वर्गमूल होता है +- 5, और यहां से ये आ जाएगा 3 - a। अब एक बार धनात्मक चिन्ह का चयन करने पर, तो प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर यहां पर ये आएगा 5 बराबर 3 - a, अर्थात यहां पर a कितना आ जाएगा -2। ठीक है, और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा -5 बराबर 3 - a, तो यहां से a कितना आ जाएगा 8। तो इस तरीके से दो संभव आंसर यहां पर आ जाएंगे, दो संभव आंसर यहां पर आ जाएंगे, -2 और 8। देख पा रहे होंगे आप सब लोग, छोटी क्लासेस में हमने किया हुआ है ये। ओके, आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो ये दो बिंदु हैं,
जिनको हमने कहा बिंदु P और बिंदु Q, जिसके लिए मैंने यहां पर ये भी बताया था कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो लंबवत, जिसको मैं ग्रीन हरे कलर से समझाया था, ये y2 माइनस y1 थी, और जो ये क्षैतिज वाली रेखा है जिसको मैंने समझाया था x2 माइनस x1, इस तरीके से। अब यहां पर बात करनी है ढाल की। अब ढाल को ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। ढाल क्या होता है वास्तव में, कि कोई भी रेखा, जैसे ये x अक्ष है ना, और इस x अक्ष से जब कोई रेखा इस तरीके से वामावर्ती दिशा में घूर्णन करती है, सुन लीजिएगा, डाउट बाद में नहीं आने चाहिए, समझाते टाइम ज्यादा आराम करने की कोशिश ना करें। बढ़ू आगे। जब भी कोई चीज समझाई जाए ना बेटा, तो पहले आराम से तसल्ली से उसको सुन लिया करो, है ना, क्योंकि जब वो चीज समझा के निपट जाते हैं और जब सवाल आते हैं ना, फिर आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, समझ ही नहीं आया ये। तो पहले ध्यान से सुन लो जब मैं समझा रहा हूं तो यहां पर इस तरीके से ये एक कोई भी क्षैतिज रेखा है, और ये क्षैतिज रेखा वामावर्ती दिशा में जब घूर्णन करेगी, तो घूर्णन करने से ये इस अक्ष के साथ कुछ कोण बनाएगी, कुछ कोण बनेगा यहां पर ये वाला। तो कहा जाता है कि जब धनात्मक एक्स अक्ष के साथ वामावर्ती दिशा में बना हुआ कोण थीटा कहलाता है। रिपीट करता हूं, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ ठीक है। तो फिलहाल आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो ये P और Q को मिलाने वाली रेखा है, तो ये P और Q को मिलाने वाली रेखा आपको ऐसे बड़ी सी हमने कर दी, आगे और पीछे बढ़ा दी, है ना, आगे और पीछे ऐसे विस्तार कर दिया इसका। और यहां पर आप देख रहे हैं कि धनात्मक एक्स अक्ष जो है, इस धनात्मक एक्स अक्ष से जो ये वामावर्ती दिशा में इसने कोण बनाया है, ये थीटा है। तो कहा जाता है जो ये थीटा होता है, जब इसका टेन थीटा लिखा जाता है, तो यही टेन थीटा ढाल कहलाता है। जब इस कोण थीटा का टेन लिखा जाता है, टेन थीटा लिखा जाता है, तो यही टेन थीटा ढाल कहलाता है। ठीक है। इसी ढाल को यहां पर हम m से भी व्यक्त करते हैं, तो ये स्मॉल m से, छोटे m से लिख सकते हैं, या टेन थीटा से लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि जो ये m लिखा है, या ये जो आपने टेन थीटा लिखा है, जो कि ढाल है, इस त्रिभुज के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि ये थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा है। समझ रहे हैं? मतलब ये दो समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं को जब कोई एक इस तरीके से तिर्यक रेखा काटती है, तो इसको कहते हैं संगत कोण। तो ये जो दोनों संगत कोण हैं, दोनों कोण एक्स अक्ष के समांतर जो होते हुए यहाँ पर थीटा कोण हमें नजर आ रहे हैं, तो इस त्रिभुज में जो बिंदु पी के यहाँ कोण बन रहा है, ये कोण थीटा है। और अगर ये कोण थीटा है, तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। मैं लंब को L से लिख देता हूं, और जो ये नीचे वाली भुजा हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, मैं आधार को A से लिख देता हूं। तो टेन थीटा लिखने के लिए हम लंब बटे आधार इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर लंब कितना है, y2 माइनस y1, और आधार कितना है, x2 माइनस x1। तो आइए आपको बात समझ में कि जब भी किसी त्रिभुज, जब भी किसी रेखा द्वारा बनाया गया ढाल आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। और टेन थीटा किस प्रकार से निकाला जाएगा, दो बिंदु अगर वहां पर दिए हुए हैं, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, देख लीजिए, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूं इसको पिंक कलर से, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको आप टेन थीटा कह सकते हैं, इसको आप ढाल कह सकते हैं। ठीक है बाप, आप चाहें तो इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो है ना y2 माइनस y1, आप चाहें तो इसको y2 माइनस y1 को डेल्टा y भी लिख सकते हैं, और x2 माइनस x1 को डेल्टा x भी लिख सकते हैं।
तो लंब वास्तव में क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, और आधार वास्तव में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो यहां पर इस फॉर्मूले को आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, याद रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा मैंने लिखा भी सही, और मैं आपको ये हाईलाइट करके एक बार फिर से बता देता हूं, आपका समझने का तरीका बहुत धीमा लगता है, कि धनात्मक एक्स अक्ष के साथ वामावर्ती दिशा में बनाया गया कोण थीटा होता है, और इस थीटा का टैन करने पर ही हमें ढाल मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, अब इन दो रेखाओं के ढाल आपको देखने हैं। इस सवाल नंबर 1 में अपने को जो बात करनी है, इस सवाल नंबर 1 पर आप आ जाइए, तुरंत इस सवाल नंबर 1 पर आ जाइए, कि धनात्मक एक्स अक्ष के साथ वामावर्ती दिशा में ये जो बनाया गया कोण है, ये क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और 60 डिग्री जो कोण होता है, ये प्रथम चतुर्थांश में होता है। 60 डिग्री कोण प्रथम चतुर्थांश का कोण है, और प्रथम चतुर्थांश का कोण है, तो प्रथम चतुर्थांश में tan थीटा क्या होता है, धनात्मक। इसका मतलब क्या है कि जब जब न्यून कोण होंगे, समझ रहे हैं, जब जब न्यून कोण होंगे, यानी एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण थीटा, जब जब न्यून कोण होगा, तब तब ढाल हमारा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो इस रेखा 1 के लिए ढाल कितना हो जाएगा बेटा, बता दो फटाफट, इस रेखा 1 के लिए ढाल कितना हो जाएगा। सक्षम का जवाब बिल्कुल सही है। बाकी लोग, ढाल को हम क्या लिख देंगे, √3 ना, सॉरी √60 डिग्री, और √60 का मान सबको पता होता है, √3। इसी प्रकार से इस दूसरे कोण में थीटा कैसा है, न्यून कोण है या कैसा कोण है, क्या कहते हैं अपन इसको। इस दूसरी स्थिति में देख रहे होंगे ना, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ इसने जो कोण बनाया है, ये क्या है, अधिक कोण है, बिल्कुल सही बात। और अधिक कोण है, तो यहां पर ढाल यानी tan थीटा, ढाल मतलब tan थीटा को लिखा जाएगा tan 150 डिग्री लिखा जाएगा। और tan 150 किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले 150 को क्या लिख दे अपन, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 लिख देंगे। द्वितीय चतुर्थांश में tan नेगेटिव, 180 से लिखा है मतलब पाई का गुणज है, नियम नंबर 1, तो tan को परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, इसके सहफलन में परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा इस प्रकार से, -1/√3। मेरा समझाने का यहाँ पर और समय लेकर समझाने का तात्पर्य बस ये है कि आप रेखाओं के ढालों को पहचानें, आपको ये समझ में आए कि किस रेखा का ढाल अधिक है, किस रेखा का ढाल कितना है, किस रेखा का ढाल धनात्मक है, किस रेखा का ढाल ऋणात्मक है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। जो मैं उम्मीद करता हूं, आपने अगर मेरी बातों को सुना है ढंग से, तो आपको 100% ये बात समझ में आएगी। और अगर आपने नहीं सुना है, तो मैं आपकी आगे बिल्कुल मदद नहीं कर पाऊंगा ढाल निकालने में। ठीक है, बात क्लियर है, क्लियर है बेटा। बाकी किसी को अभी नहीं समझ आया है, तो अभी यही के यही पूछ ले। शुभम का कहना है कि सर एम ढाल है, बेटा क्या कहा है, एम ही तो ढाल है, पिछले में कहा था। इसका मतलब आप सुन नहीं रहे। जो लोग ऐसे फालतू डाउट पूछेंगे, मैं उनके नाम नोट करता जाऊंगा, फिर जब भी वो कोई डाउट पूछेंगे, मैं उनको इग्नोर करूंगा। फिर जो एक बार बोल दिया कि एम क्या है, तो एम यहाँ पर ढाल है। संदेश सिंह अगेन, तो आप एक काम करना बेटा, संदेश एक काम करना, आप ना ये जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर जब आपके अकाउंट में आ जाएगा ना, तब आप आराम से इस वाले कंटेंट को देख लेना, ठीक है। आपके पास है, अगेन पूरा तो नहीं समझाया जा सकता। हर्षिता, जरूर मैं आपका एक डाउट बता सकता हूँ कि आपने कहा माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया ये मैं बता सकता हूँ बेटा। माइनस इसलिए आया कि यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ ये जो रेखा है, इसने कितना कोण बनाया, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ ये जो कोण है वो कितना बताया बनाया, हर्षिता फटाफट बोलो, अरे जल्दी बोल। धनात्मक एक्स अक्ष के साथ इस द्वितीय सवाल में
इस दूसरे सवाल में 150 डिग्री, और 150 डिग्री किस चतुर्थांश में होता है? फटाफट बोल। 150 डिग्री का कोण कौन से चतुर्थांश? द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो कोण होगा द्वितीय चतुर्थांश में, ये क्या होगा? टेन थीटा, ऋणात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में टेन थीटा क्या होता है? ऋणात्मक। हाँ या ना? हाँ या ना? बस इसीलिए तो नेगेटिव आया है। ठीक है बात? इसीलिए तो टेन थीटा का मान क्या आया है? ऋणात्मक आया है। ओके, आगे बढ़ता हूं। यहां पर ये एक सवाल है और इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें रेखा का ढाल निकालना है। सबसे पहले तो आप यहां पर फॉर्मूला लिख लीजिए कि ढाल, जिसको आप चाहें तो स्मॉल m से भी लिखते हैं या इसको अपन गणितीय रूप से टेन थीटा लिखते हैं। ठीक है, और टेन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है? या तो मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख सकता हूं ऐसा बेटा, है ना? अब अपने को यहां पर ये बात तय करनी होगी कि बिंदु एक यहां पर प्रथम बिंदु है, तो इसको लिखना पड़ेगा x1 कॉमा y1। ठीक है, और बिंदु बी जो द्वितीय बिंदु है, इसको लिखना पड़ेगा x2 कॉमा y2। ठीक है, मतलब यहां पर y2 का जो मान है वो कितना है? देखो बेटा, y2 का मान कितना है? सवाल मुझे बताते जाओ, y2 का मान कितना है? y2 का मान कितना है? 8। लो का जवाब आया, y2 का मान है 8। और y1 का मान कितना है? y1 का मान कितना है? y1 का मान 4। दिख रहा है ऊपर जो हमने माना है? देखो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं। जो हमने माना है उससे तुलना हो जाएगी आराम से। जो हमने जिस तरीके से माना है उससे तुलना हो जाएगी। इसी तरीके से x2 का मान कितना है? 3। और x1 का मान कितना है? 2। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4, और नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ढाल, जिसको इंग्लिश में ढाल को क्या बोलते हैं? स्लोप। ठीक है, तो यहां पर ढाल कह दो, m कह दो, टेन थीटा कह दो, ये कितना आ जाएगा? 4। 4 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, बाकी चलते जाओ, आंसर देते जाओ फटाफट। आंसर देते जाओ। किसी का 4 से अलग आ रहा है बेटा? 4 यूनिट। सुरेंद्र कुमार ने लिखा है 4 यूनिट। बेटा यहाँ पर ये मैंने पहले ही कहा है कि ये जो अनुपात होते हैं ये विमाहीन होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। तो आप यहाँ पर पीछे आपको 4 यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। ठीक है बेटा, हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर डेल्टा बाय वाई लिखें या डेल्टा वाई? अरे डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है अंतर। डेल्टा वाई को क्या पढ़ते हैं? वाई निर्देशांक में अंतर। इसी तरीके से डेल्टा एक्स को क्या लिखोगे? एक्स निर्देशांक में अंतर। अब आप बताओ, अगर डेल्टा वाई लिख दिया तो वाई निर्देशांकों में अंतर कैसे लिखेंगे? वाई निर्देशांकों में अंतर ज्ञात करने के लिए एक निर्देशांक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया? y2 जो बाद वाला निर्देशांक है उसमें से पहले वाले को घटा लिया, तो क्या हो गया? y2 माइनस y1। इसी प्रकार से डेल्टा x निकालने के लिए क्या कर दिया हमने? x2 माइनस x1। ठीक है बात? चलिए, यहां पर ये सवाल है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे सब लोग। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ये अपन इसका सॉल्यूशन जैसे मैं भेजता हूं बिल्कुल वैसे इसका सॉल्यूशन कल भेज दूंगा। आप इसको ट्राई कर लेना आराम से। इसमें अपने को पहले तो बस मुझे ये बता दो कि यहाँ पर एक्स अक्ष के साथ जो इस रेखा का कोण है
क्या ये अधिक कोण बनता दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? और अधिक कोण बन रहा है तो ढाल धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा? अधिक कोण बन रहा है तो ढाल धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा? ऋणात्मक। और जो दो आंसर सबसे पहले जो दो लोगों ने दिए, होशियार बड़े बने, होता ना जिसको तेज बन रहे हैं, ज्यादा तेज हो रहा है, तो वो तेज बने पर उन्होंने आंसर पॉजिटिव में निकाला। चलो निकाल ही लो इसका आंसर, आप अब भी बता दो, ज्यादा देर लगेगी नहीं। आपको समझ आई गया कि यहाँ पर ढाल ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक में कितना है तो कैसे निकालोगे? फिर मैं बताऊंगा कि सवाल को बिना मिस्टेक किए कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मैं समझाऊंगा कि सवाल को मिस्टेक किए बिना, उत्कर्ष गलत है बेटा, आपने दो जगह माइनस लगाया है। उत्कर्ष अग्रवाल आपने -10 -3/2 लिखा, ये इसका क्या मतलब है? एक बार आप लोग, चलो अब मैं समझाता हूं, है ना, अब मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। इस पहले नीचे वाले बिंदु को तो आप मान लो x1, y1, और इस बिंदु को आप मान लो x2, y2, मान लिया। अब आपको निकालना है ढाल, रेखा का ढाल। तो आपने कहा ढाल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लोप, और ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 कितना नजर आ रहा है यहाँ पर 3, y1 कितना नजर आ रहा है 0, x2 कितना नजर आ रहा है 0, और x1 कितना नजर आ रहा है 2। तो यहां से ये आंसर हो जाएगा -3/2। अपने आप नेगेटिव आ गया, मुझे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। और यही स्लोप, इसको हम tan थीटा भी कहते हैं। तो ये tan थीटा आ गया -3/2। अब इसमें एक चीज और पूछिए बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कि एक तो ढाल निकालना था, वो हमने निकाल दिया, नंबर 1। दूसरा इसमें कहा है एक्स अक्ष के साथ कोण भी परिकलित कीजिए। अब इसमें क्या तरीका रहता है, सब लोग इधर देख लें, सब लोग इधर देख लें। इसमें तरीका क्या रहता है कि जब कभी भी अपने को यहाँ पर थीटा निकालना होगा, तो उसको लिखने का तरीका होता है कि आप इस tan को इस तरफ ले लें। तो इस tan को इस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको पढ़ा जाता है tan इनवर्स, मैं लिख देता हूं, इसको पढ़ा जाता है tan इनवर्स। और आगे पढ़ेंगे tan इनवर्स के बाद जो यहाँ पर वैल्यू है उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -3/2। इस तरीके से इसको पूरा पढ़ा जाता है। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको मैंने यहाँ पर बोलने के लिए, सीखने के लिए मैंने बता दिया, इसको पूरे को पढ़ा जाता है tan इनवर्स -3/2। तो ये हो जाएगा हमारा कोण जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है, सिखा देता हूं, कि अगर यहाँ पर कभी को साइन थीटा का मान 1 या साइन थीटा का मान अपने को दे दिया मान लो 5/7, और कोई कहे कि अब यहाँ पर थीटा बताइए, तो आप थीटा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/7। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आप खुद से कर लेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। दीपेश ये आगे सॉल्व नहीं होगा, अगर हो सकेगा, जहां हो सकेगा वहां मैं बता दूंगा, है ना, जहां हो सकेगा वहां हम बात कर लेंगे। यहाँ फिलहाल, क्योंकि आपको ये पता है कि 5/7 कब वैल्यू होती है, अपने को नहीं पता ना भाई, साइन में 5/7 किस कोण पर होता है, ये मान पता है क्या अपने को? नहीं पता। और नहीं पता तो अपन इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? तो अपना काम क्या रहेगा, यहीं तक रखना है, और फिर यहीं तक इसको सवाल को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये वाला सवाल आपका होमवर्क रह गया, ये आप कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस रेखा के समीकरण की बात करते हैं। इसको मैं यहाँ पर 3 स्टार लगा देता हूँ। 3 स्टार क्यों? क्योंकि इसको आपको सीखने में भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा मतलब आपको सीखने में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रेखा का समीकरण, और यहां पर इस रेखा के समीकरण के लिए क्या करना है, तो देखो, अच्छा ये रेखा के समीकरण वगैरह तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़े हैं क्या? सरल रेखा का समीकरण मेरे को याद नहीं आ रहा, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा ये कौन सी 9th-10th क्लास में होता होगा, पढ़ा है ना? ये y = mx + c,
है ना, y बराबर, चलिए तो बिल्कुल 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 10th में पढ़ाया आपने, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं यहां से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। जिनको आता है वो साथ के साथ सुनते चले जाए, जिनको नहीं आता वो साथ के साथ सीखते चले जाए, ठीक है। तो समीकरण जो होती है जिसका मानक रूप होता है y बराबर mx प्लस सी। अभी हाल मैंने बताया m क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर m ढाल होता है, जिसको इंग्लिश में स्लोप कह देते हैं। सही बात। मतलब जब कभी भी आपको m निकालना होगा तो क्या किया जाएगा, तो आप कहोगे कि धनात्मक x अक्ष के साथ बना हुआ कोण थीटा निकालेंगे, धनात्मक x अक्ष के साथ बना हुआ कोण जो कि वामावर्ती दिशा में नाप रहे हैं वो थीटा निकालेंगे, और उसका tan निकाल देंगे, यानी कुल मिलाकर tan थीटा निकाल देंगे। और मैंने ये भी कहा आपसे, मैंने कहा ध्यान रखना, तो मैंने आपको ये भी सिखाया कि जब जब जो ये थीटा होगा ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, तो ये जो ढाल आएगा ये ढाल कैसा आएगा, तो आप कहोगे ढाल धनात्मक आएगा। और फिर मैंने ये भी कहा कि यदि 90 डिग्री से बड़ा और इस तरीके से 90 से 180 की रेंज में अगर यहां पर होगा, तो ये जो ढाल आएगा ये ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो ढाल क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये दूसरी बात जो है, ये सी क्या है, तो इस सी को यहां पर कहा जाता है बेटा, इस सी को कहा जाता है y अक्ष पर अंतःखंड। y अक्ष पर अंतःखंड, इसका मतलब क्या है कि y अक्ष को किस बिंदु पर काटा जा रहा है, जिस बिंदु पर काटा जा रहा है उसी बिंदु की जो दूरी होगी, उसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो हमारा y निर्देशांक c कहलाएगा। मतलब ये है कि जहां जो ये लाल रंग की रेखा अपने को दिखा रखी है, ध्यान से देख लो सब। अब ये जो लाल रंग की रेखा दिखा रखी है ये यहां पर इस बिंदु पर काट रही है, और मैं यहाँ पर ये पिंक कलर यूज कर लेता हूं। तो जो ये यहाँ पर इस y अक्ष पर काट रखा है, ये y अक्ष पर काटी गई जो ये लंबाई है, इसी लंबाई को यहाँ पर अंतःखंड कहा जाता है। ढाल 180 से ज्यादा नहीं आ सकते बेटा, दीपेश ढाल 180 से ज्यादा नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपने कहा ये सी जो है ये y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेप्ट, और यहां से ये हो जाएगा c, और इसका निर्देशांक आप अगर लिखने को बोला जाए तो इसको क्या लिखोगे, 0,c लिखोगे। क्यों 0, क्योंकि x अक्ष, क्योंकि y अक्ष पर जो सारे बिंदु होते हैं, जो ये y अक्ष होती है, इस y अक्ष पर समस्त बिंदुओं का x निर्देशांक क्या होता है, 0। ठीक है, y अक्ष पर मैं लिख भी देता हूं यहां पर ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का x निर्देशांक 0 होता है। तो बिल्कुल इसीलिए यहां पर इसने y अक्ष पर c दूरी तय की हुई है, ये इंटरसेप्ट है, ये अंतःखंड है, तो ये हो गया 0,c। साथ ही साथ यहां पर इसका ढाल ज्ञात करना है, तो क्या किया जाएगा, ये रही धनात्मक अक्ष। इधर देखो, मैं नीचे दिखा रहा हूं कौन सा कलर में यूज कर रहा हूं, ग्रीन कलर में यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा धनात्मक एक्स अक्ष, और यहां से हमें कैसा नापना है, वामावर्ती दिशा में नापना है, तो ये हो जाएगा कोण थीटा, और इस थीटा कोण के सापेक्ष हमें क्या ज्ञात करना है, tan थीटा, और यही क्या हो जाएगा, ढाल अर्थात n। ठीक है बात, ये कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा मैं ये बता चुका हूं, मैं हाईलाइट फिर से कर देता हूं इस प्रकार से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कुछ सरल रेखाओं की समीकरणों को। तो यहां पर हमारे सामने उदाहरण है, कुछ उदाहरण है, ध्यान से देखो, और इन उदाहरणों को आप देखोगे तो आपको
सबसे पहले मैं बात करता हूं, इस क्षैतिज रेखा की बात कर रहा हूं बेटा, इस क्षैतिज रेखा की बात कर रहा हूं। देखो ध्यान से, ये जो क्षैतिज रेखा है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्षैतिज रेखा है इसका एक्स अक्ष के साथ कितना कोण है? क्या ये एक्स अक्ष के समांतर है? बेटा बोलो, जिस रेखा पर मैंने तीर दिखाया है और जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या ये एक्स अक्ष के समांतर है? और दो समांतर रेखाओं के बीच कितना कोण बनता है? फटाफट बोलो, दो समांतर रेखाओं के बीच कितना कोण बनता है? दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 0। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? 0। और इसीलिए जब हम यहां पर इस रेखा का ढाल m निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा? tan 0। और tan 0, tan थीटा 0 डिग्री पर कितना होता है बेटा? 0। तो यहां से इसका ढाल क्या आ जाएगा? m बराबर 0। इस नंबर 2 वाली रेखा के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये वाला नंबर 1 दे देता हूं इस रेखा को। अब रेखा नंबर 2 के लिए हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। रेखा नंबर 2 के लिए हम बात कर रहे हैं। क्या यहां पर इस दूसरी रेखा के लिए, इस दूसरी रेखा के लिए धनात्मक अक्ष से जो बनाया गया कोण है, जिसको मैं ग्रीन कलर से समझाने की कोशिश करता हूं, क्या ये यहां पर धनात्मक अक्ष से वामावर्ती दिशा में बनाया गया जो ये कोण है थीटा, क्या ये न्यून कोण है? और अगर ये न्यून कोण है तो यहां पर इस रेखा का ढाल जो होगा, इस रेखा का, वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। इस रेखा का ढाल धनात्मक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये तीसरे नंबर पर जो लाल रंग की खड़ी रेखा है, इसका धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कितना कोण है बेटा? 90। तीसरी रेखा का धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण कितना है? 90। तो ढाल कितना लिखोगे? tan 90। और tan 90 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो यहां पर इसका ढाल, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसी तरीके से रेखा नंबर 4 पर आप आ जाइए। ठीक है, रेखा 3 का ढाल आपको समझ आ रहा होगा। अब रेखा 4 पर आ जाइए। ये जो रेखा 4 है, इसका धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है? तो आप कहेंगे सर अधिक कोण बनता नजर आ रहा है हमें तो। समझ रहे, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ क्या कोण बन रहा है? तो आप देख पा रहे होंगे वामावर्ती दिशा में घूमने पर आपने इस धनात्मक एक्स अक्ष वाले का अधिक कोण देखा है, थीटा अधिक कोण है। और अगर थीटा अधिक कोण है तो यहां पर ढाल क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो तुलना करके आपको समझ आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ आया है वो थोड़ा एक बार खुद से कोशिश करें। मैंने वैसे एक एक रेखा को, एक एक ढाल को कोणों के साथ आपको समझाते हुए, दिखाते हुए बताया है। कोशिश करना है, आना होगा, पक्का आना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवालों पर। तो आपको यहाँ पर ये 4 उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले आप उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करो। सबसे पहले उदाहरण 2 पर आ जाओ। सबसे पहले उदाहरण 2 पर आ जाओ। उदाहरण 2 पर आ जाओ सब लोग। और यहां पर मुझे बताओ कि जो y अंतःखंड है वो धनात्मक y अक्ष पर काटा गया है या ऋणात्मक y अक्ष पर काटा गया है? y अंतःखंड। दूसरे उदाहरण की बात कर रहा हूं। दूसरे उदाहरण को आप ध्यान से देखोगे, मैं जूम कर दे रहा हूं, ये रहा दूसरा उदाहरण। और यहां पर y अक्ष को ये इस बिंदु पर काट रखा है, और जो ये y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है ये ऋणात्मक दिशा में है। तो ऋणात्मक दिशा में है तो ये क्या हो जाएगा? -c हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? -c हो जाएगा, है ना। और यहां पर इसका ढाल क्या होगा? तो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ वामावर्ती दिशा में जो बनाया गया कोण है थीटा, ये थीटा न्यून कोण है या अधिक कोण है बेटा? न्यून या अधिक? न्यून कोण है, अधिक कोण है। अबे गर्वित भंडे क्या भाई? एक्यूट। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट। चलो ये भी बहुत बढ़िया है। मैं आपको, न्यून कोण को इंग्लिश में बोला जाता है एक्यूट।
है ना, लिखने में थोड़ा टाइप करने में आपको आसान रहेगा, आप सीख जाओगे एक बार में। तो यहां से ये न्यून कोण जो ये हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, अर्थात इसका ढाल m क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और इसका c क्या हो गया, निगेटिव। आ रही बात समझ में? पहले तो मुझे बस ये बता दो कि ढाल तो ठीक है, मैंने काफी कोशिश की है ढाल में, तो ढाल तो आपको आ जाना चाहिए। क्या आपको ये जो अंतःखंड दिखाया है, ये अंतःखंड ऋणात्मक समझ में आया है कि नहीं आया है? अंतःखंड जो ऋणात्मक है ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो एक और हम यहाँ पर लेते हैं उदाहरण, उदाहरण नंबर 4। ये रहा उदाहरण नंबर 4। हर्षिता, यहाँ पर देख लो, उदाहरण 4 से समझ में आ जाएगा, उदाहरण 4 से समझ आ जाएगा। देखो फटाफट। सबसे पहले सी बता दो, सी। वाई अक्ष को कहां कट कर रहे हैं, मूल बिंदु से ऊपर की मूल बिंदु से नीचे? वाई अक्ष को कहां कट कर रहे हैं, मूल बिंदु के ऊपर या मूल बिंदु के नीचे? नीचे, मूल बिंदु के नीचे, इधर। तो जो सी होगा यानी काटा गया अंतःखंड होगा, वो कैसा होगा, ऋणात्मक। जिनको नहीं समझ में आया था वो भी ध्यान से सुने, समझे, एक्टिवली एक्टिव रहे पूरे इस इंटरेक्शन में। और इसका ढाल, अब ढाल कैसे निकाला जाएगा बेटा, तो आप जानते हैं ये धनात्मक एक्स अक्ष है। मैं इस मार्कर को नीचे रख रहा हूं, तो देखो ध्यान से, मैं इस मार्कर को नीचे रख रहा हूं, तो ये रख दिया मैंने मार्कर नीचे। इस मार्कर की दिशा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है। और यहां से जब हम वामावर्ती दिशा में कोण नापेंगे इस लाल रेखा का, इस दी गई रेखा का, तो ये ढाल, ये जो कोण आएगा ये कैसा आएगा, अधिक कोण, ऑप्ट्यूज। अधिक कोण को कहा जाता है ऑप्ट्यूज। ठीक है, और अधिक कोण आएगा तो डेफिनेटली आप यहां से क्या कर सकते हो कि जो ढाल है, जिसको आप एम से लिखते हो, वो कैसा आएगा, ऋणात्मक। ठीक है, नेगेटिव, बिल्कुल सही। ये कर लेंगे आप, सवाल नंबर 1 और 3 आपका होमवर्क हो जाएगा, ताकि आपको भी कुछ प्रैक्टिस करने को मिले, ठीक है ना। सवाल नंबर 1 और 3 आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। तो चलिए अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। दक्षिणावर्त क्यों नहीं गिनते हैं, दीपेश सोनी का कहना है बेटा दक्षिणावर्त ऋणात्मक -थीटा होता है। हम जब भी यहाँ पर कोण देखेंगे तो वो हमेशा वामावर्त देखेंगे, क्योंकि वामावर्ती से ही हमें वास्तविकता में पता लगता है कि चतुर्थांश पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अगर दक्षिणावर्त देखूंगा तो फिर वहां से चतुर्थांश आता है, पहले 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, तो क्रम बदल जाएगा। मुझे बिना क्रम परिवर्तित किए हुए हमेशा दक्षिणावर्ती ही, सॉरी वामावर्ती ही उसको लेना होता है। हाँ बेटा, ढाल हमेशा टेन थीटा ही होता है, क्योंकि ढाल टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। और ढाल क्या होता है, लंब बटे आधार ही ढाल होता है, लंब बटे आधार ही ढाल होता है, इसीलिए टेन थीटा से ही ढाल को निरूपित किया जा सकता है। दीपेश, बात समझ में आई, दक्षिणावर्ती ही क्यों लेना है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है, एक तरीका होता है, मतलब क्लास 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 पढ़ते हैं ना, क्लास 10th फिर 9th फिर 8th फिर 7th फिर 6th, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप करिएगा। हम जो सवाल 1 और 2 है ये मैं कल भेज दूंगा। इस सवाल की बात कीजिए यहां पर, और इस रेखा को भी आपको ग्राफ खींचकर दिखाना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को आप समीकरण के मूल रूप में लेकर जाइए। सक्षम किया है आपने, अच्छा किया है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कोई बात नहीं बेटा, होता है। जैसे 180 से ज्यादा जब वो कोई रेखा घूमेगी ना, देखो ध्यान से, 180 से ज्यादा जब कोई रेखा घूमेगी ना दीपेश, तो वो वापस से प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। 180 से ज्यादा जब कोई रेखा घूमेगी तो वो रेखा वापस से प्रथम चतुर्थांश में आ जाती है। इसीलिए हमें ढालों को सिर्फ 2 चतुर्थांशों में लेना पड़ता है। तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बताओ यहां पर फटाफट कैसे सॉल्व किया जाए। ढाल कितना आ जाएगा? ढाल कुछ लोगों का आ रहा है 3। गलत बात है बेटा, ढाल 3 नहीं आएगा। ध्यान से देखो क्या करना है। सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे 4y बराबर इस 3x को उधर ले लोगे तो ये हो जाएगा -3x + 8। और फिर आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर आप 4 से भाग दोगे, तो 4 से भाग दोगे तो यहां क्या बचेगा, y। और 4 से भाग देने पर यहां कितना बचेगा, 3/4x। और यहां 4 से भाग देने पर क्या बचेगा, 8/4। फिर क्या लिखोगे, y बराबर -3/4x + 2। और अब आप जब तुलना करोगे ना तो आपको समझ आएगा y बराबर mx + c। पहले y का गुणांक 4 था, पर मूल समीकरण जो मानक समीकरण होती है उसमें y का गुणांक कुछ नहीं होता है। मतलब उस गुणांक को अपने को भाग देकर हटाना पड़ेगा। और अब यहां से जब आप तुलना करोगे तो मैं लिखता हूं, तुलना करने पर ढाल m कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे -3/4 आ जाएगा। और तुलना करने पर c कितना आ जाएगा, तो c यहां पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर अपने को क्या समझ में आ जाएगा कि ये एक ऋणात्मक ढाल वाली रेखा है। तो ढाल और अंतःकरण अब ज्ञात कर लिए। अब यहां पर अपन ढाल रेखा बनाकर दिखाते हैं। ध्यान से देखना, ये बना लिए मैंने एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये बना लिए मैंने एक्स अक्ष वाई अक्ष। और अब यहां पर इन एक्स अक्षों और वाई अक्षों पर हम बात करते हैं। ध्यान से देखना, यहां पर वाई अक्ष पर कहां कटना चाहिए, सी बराबर 2 पर। सी धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक। तो हम यहां पर इस मूल बिंदु से ऊपर की ओर कट करेंगे। तो मूल बिंदु से 1 और 2 यहां पर कट करेंगे, जो मैंने लाल कलर का बिंदु बनाया है यहां पर। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या लिखे जाएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक लिखे जाएंगे 0,2। लिखेंगे ना 0,2। अब दूसरी बात यहां पर ये आती है, दूसरी बात यहां पर ये आती है कि इसका जो ढाल होगा ये धनात्मक बनाना है या ऋणात्मक। तो चलो मैं ढाल बनाना सिखाता हूं। उसके पहले मैं एक काम करता हूं, जो निर्देशांक मैंने लिखे हैं ये निर्देशांक मैं यहां से हटा देता हूं, मुझे जगह चाहिए। मैं बस यहां पर ये बता देता हूं कि बिंदु जो ये कट करने वाला बिंदु है कहां लिखूं, बाद में लिख देंगे। 0,2 मुझे पता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ 0,2, है ना, बाद में लिख लेंगे इस बिंदु के निर्देशांक। अभी पहले ढाल समझा देता हूं मैं। अब ढाल आपको जब भी बनाना है तो आपको एक बात तो तय है ना, सब लोग ध्यान से सुन लेना, जो सो गया वो मर गया। सबसे पहले अपने को ये बात देखनी है, ढाल बनाना है तो क्या करेंगे, ये जो बिंदु जहां पर कट कर रहा है, जिसको लाल बिंदु आपने दिखाया है, आप क्या करें, इस लाल बिंदु से ऐसे छोटी सी रेखा बनाएं। स्टेप देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूं। बिंदु सी, यहां तक में किसी को कोई तकलीफ, बिंदु सी बनाने में किसी को कोई तकलीफ हो तो फटाफट बोलो, सर मुझे डाउट है, बोल दो ऐसा। नहीं नहीं, नो वाले नहीं, जिसको डाउट नहीं है उनको बोलने की जरूरत नहीं, जिसको डाउट है वो बोले। जिसको डाउट है सिर्फ वो बोले कमेंट में कि सर हमें दोबारा बता दो फटाफट। बिंदु सी 2 है और इसीलिए मैंने 2 पर काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं अब मैं यहां से। अब यहां से क्या हुआ, आगे हमने यहां पर ये देखना है कि इस बिंदु, लाल कलर वाले इस बिंदु से ऐसे डॉट 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 करके एक छोटी सी रेखा अपन यहां पर तैयार कर लेंगे, जो कि एक्स अक्ष के समांतर होनी चाहिए, है ना, एक्स अक्ष के समांतर। और यहां से अपन कोण देखेंगे, आपको न्यून कोण बनाना है या अधिक कोण, अब यहां से देखेंगे। तो फिलहाल अपने को पता है m ऋणात्मक है तो अधिक कोण बनाना है, अधिक कोण बनाना है।
तो यहां से यूं करके अधिक कोण बना देंगे, अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इस कोण को इस लाल बिंदु से गुजारते हुए कुछ इस प्रकार से रेखा खींचेंगे। ठीक है, और यही हमारी वास्तविक जो इच्छित रेखा थी वो रेखा हम ड्रॉ कर चुके। अब आप यहां पर लिख दो, इस लाल बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है, 0,2 है, और इसका ढाल आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं m बराबर -3/4 है। ठीक है, कोई आपत्ति किसी को है तो वो बताओ। कोई दुख, कोई तकलीफ? नहीं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आएगा, अब आप ट्राई करेंगे, है ना, अब आप ट्राई करेंगे। आप मुझे ग्राफ तो नहीं दिखा सकते, पर ढाल और अंतःखंड ये दो चीजें जरूर बता सकते हैं। आप मुझे ढाल और अंतःखंड ये दो चीजें जरूर बता सकते हैं। सही सही जवाब सही आया। अभी तक एक भी जवाब गलत नहीं आया है। ये क्या है, m इज इक्वल टू क्यू क्या होता है? अच्छा, क्यू के ऊपर कीबोर्ड से टाइप कर रहा है 2। ठीक है ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको इसके मानक रूप में ले जाया जाए। तो क्या किया जाए, एक तरफ y रखा जाए। तो मान लो ये y अपनी जगह रखा, और हमने y को अपनी जगह रखते हुए c को दूसरी तरफ ले गए, तो क्या हो जाएगा इधर 2x+6। सीधा करके लिख देता हूं मैं इसको, y बराबर 2x+6। इसके नीचे मानक समीकरण लिख देता हूं, y बराबर mx+6। तो यहां से m कितना आ जाएगा 2, और c कितना आ जाएगा, सॉरी मुझे यहाँ पर 6 नहीं c लिखना है, और यहां से c कितना आ जाएगा 6। ठीक है, सब लोगों का आ चुका है। और इसलिए अब अपने को इस ग्राफ में जब ये c बनाना होगा तो c ऊपर की ओर 6 पर कट करना है, 1 2 3 4 5 और 6 यहां पर कट करेंगे। ठीक है, और यहां पर कट करना है, ढाल कैसा बनाना है, धनात्मक, और ढाल धनात्मक मतलब न्यून कोण। तो क्या सिखाया मैंने, ध्यान से देखना। मैंने सिखाया कि यहां पर जिस बिंदु से कट करना है वहां से एक क्षैतिज रेखा आपको बनानी है, और यहां से एक न्यून कोण नापना है। ठीक है, और न्यून कोण नापते हुए आप अब इस रेखा को इस तरीके से बना देंगे। इस तरीके से। ठीक है, ग्राफ बनाने में किसी को, या और इस बिंदु पर लिख देंगे 0,6, इस बिंदु का जो काटा गया बिंदु है ना, जिसको अंतःखंड कहा है, उस बिंदु का निर्देशांक। और ये मूल बिंदु तो है ही सही 0,0। तो ग्राफ बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वो बोलो। हाँ, m2 भी लिख देता हूँ, ठीक है बेटा, m बराबर 2 लिख देता हूँ। हर्षिता का कहना है m फिर से बता दीजिए, ग्राफ में फिर से बता दूं या जो वैल्यू निकाली है वो बता दूं, ग्राफ में या मैथमेटिकली? ग्राफ में m
बेटा ये तो समझ आता होगा ना, m धनात्मक है। सब लोग देख लो, सुन लो, ग्राफ में कैसे बनाया है, m2 है। m2 का मतलब क्या है, धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक है ना। और अगर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब तक m धनात्मक है अर्थात न्यून कोण रहा होगा, क्योंकि जब थीटा न्यून कोण होगा तो ही ढाल धनात्मक होगा, ऐसा मैंने लिखाया है। थीटा न्यून कोण रहेगा तो ही m धनात्मक होगा, ऐसा मैंने लिखाया है। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें यहां से धनात्मक x अक्ष के साथ न्यून कोण नापना है, कोई भी कैसा भी। 100% एक्यूरेट तो नहीं नाप पाएंगे क्योंकि अपन तो हाथ से बना रहे हैं ना बेटा। तो हमने बस यहां से कितना कोण नापा, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि 90 से छोटा कोई भी कोण आप नाप लो। तो 90 से छोटा कोई भी कोण नाप लिया तो बन गया ऐसा। ये पेन नजर आ रहा है मेरा? और अब इसी को आप क्या करो, आगे पीछे बढ़ा दो ऐसे, इसी को आगे पीछे बढ़ा दो, बस हो गया काम। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डॉटेड लाइन तो हम अपने समझने के लिए बना रहे हैं। शुभम का कहना है कि सर ये डॉटेड लाइन सब ग्राफ में रहेगी क्या? रहेगी नहीं, ये तो अपन बना रहे हैं। मान लो अगर आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल से ड्रॉ करो, फिर जब आपकी लाइन खिंच जाए ना पेन से, तो फिर उस पेंसिल वाले को मिटा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। डॉटेड लाइन कोई ग्राफ नहीं है हमारा। हमारा ग्राफ तो वही है जो हमने लाल कलर से, जो हम ऐसे खींच रहे हैं ना, मोटी वाली रेखा, ये मोटी वाली लाइन लाल कलर से, ये है हमारा ग्राफ। कॉमन सेंस कहां जाता है बेटा यार। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। यहां पर एक्स अक्ष के बजाय आपने किसको लिया है, इसको कहा जाता है न्यू। न्यू। और यहां पर वाई अक्ष की जगह किसको इस्तेमाल किया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी। और आपकी समीकरण क्या है, एच न्यू बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस 5। आप इसको ट्राई करना, मैं होमवर्क में रख देता हूं इसे। आप घर पे ट्राई करना आराम से अपने को बैठकर, ठीक है। अरे जो भी, आपको मतलब नहीं है गतिज ऊर्जा क्या है, आप तो बस इसको वाई जैसे मानो। पहले ही परेशान हो रहा है गतिज ऊर्जा क्या, मैं पढ़ाऊंगा ना। अभी तो मैंने क्या कहा कि इसको किसके जैसा मानना है, वाई। मतलब कुल मिलाकर आपके सामने तो समीकरण क्या है, आपके सामने तो समीकरण है एच, न्यू की जगह आप मान लो एक्स, के ई की जगह आप मान लो वाई प्लस 5। और इस समीकरण को आपको यहां पर दिखाना है, ठीक है बात। इसको ड्रॉ कर लेना आराम से, यहां पर अंतःखंड और ढाल भी निकाल लेना। ये वाला भी, ये वाला भी आपका होमवर्क रह जाएगा। ये वाला भी आपका होमवर्क रह जाएगा। दोनों आपके होमवर्क आप ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन में पूरे प्रॉपर भेज दूंगा कल। और यहां पर आते हैं हम, यहां पर आते हैं और देखते हैं सरल रेखा का अंतःखंड रूप। जो दो सवाल मैंने छोड़े हैं इनको मैं डिटेल में सॉल्यूशन भेज दूंगा, जैसे मैंने कल भी भेजे थे, बिल्कुल वैसे ही तरीके से, सीक्वेंस से। अभी अपन आते हैं सरल रेखा का अंतःखंड रूप। अब ये क्या होता है, एक तो हमने सरल रेखा का एक रूप देखा जिसमें हमने कहा कि सरल रेखा को, पहला रूप जिसमें हमने कहा कि यदि सरल रेखा का ढाल पता हो तथा अंतःखंड पता हो तो हम उस सरल रेखा को y बराबर mx प्लस सी के रूप में सबसे पहले अंतःखंड और फिर ढाल बनाकर ड्रॉ कर सकते हैं। कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। ये यहां पर पहला जो हमने रूप पढ़ा वो होता है। अब ये जो अंतःखंड रूप है हम इसकी बात करते हैं। तो सरल रेखा के अंतःखंड रूप को हम किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान से देखना कि यदि x अक्ष पर काटा गया जो अंतःखंड है वो a है, यहां पर दिख रहा है x अक्ष पर ये कितना अंतःखंड है, a। और y अक्ष पर जो अंतःखंड काटा गया है वो कितना नजर आ रहा है, b।
और ये रहा हमारा मूल बिंदु 0,0। तो यदि आपको एक्स अक्ष व वाई अक्ष के अंतःखंड ए व बी ज्ञात हो तो जो अंतःखंड रूप यानी जो इस रेखा का समीकरण है, तो जो रेखा का समीकरण है उसको लिखने का तरीका होता है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। और इस प्रकार से भी हम रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। अब एक चीज मेरी यहां पर ध्यान से सुन लो, यदि मान लो ये x अक्ष पर a धनात्मक ना होकर उधर पीछे की तरफ काट रखा हो, यू काट रखा हो उल्टा, तो a क्या हो जाएगा, यानी x अक्ष पर ना काटकर ऋणात्मक x अक्ष पर काटा जाएगा तो a क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो उस नेगेटिव को यहां रखना है, a की जगह नेगेटिव रखना है, माइनस में मान रखेंगे। और अगर धनात्मक अक्ष पर काट रखा है तो प्लस में रखेंगे। ऐसा कैसे ही y में भी, कि अगर यहां पर y धनात्मक अक्ष में काट रखा है तो b कैसा रखूंगा, धनात्मक। और अगर नेगेटिव अक्ष पर काट रखा है तो b कैसा रखूंगा, ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक हमें कैसे समझ में आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड काटने से। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। चलिए तो यहां से एक आध उदाहरण को लेकर चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रदर्शित रेखा है, इस प्रदर्शित रेखा को आप यहां पर अंतःखंड रूप से इसकी समीकरण लिखिए। यानी मैं लिख देता हूं यहां पर स्पेसिफिकली कि अंतःखंड की मदद से, अंतःखंड रूप से आपको समीकरण लिखनी है। तो लिखो फटाफट, फटाफट लिखो समीकरण क्या होनी चाहिए। चलो समीकरण नहीं लिख पाएंगे, टाइप अगर समीकरण नहीं कर पा रहे हो तो पहले ये बताओ कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, तो आपका जवाब होगा -4। और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 2। और समीकरण का रूप मैंने क्या समझाया, x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, x बटे -4 प्लस वाई बटे 2 बराबर 1, है ना। अब एलसीएम ले ले, लसा ले लेते हैं ना एलसीएम, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, -x प्लस 2y बराबर 1 हो जाएगा। सक्षम, मुझे गलत लग रहा है थोड़ा सा आपका आंसर यार, सक्षम बेनीवाल। तो करेक्ट करो, गलत है तो जल्दी से सही करो। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा -x प्लस 2y बराबर 4। तो क्या आ जाएगा यहां से आंसर, 2y बराबर x प्लस 4, है ना। और अगर इसको और बेटर लिखना चाहे तो क्या लिखा जा सकता है, y बराबर x बटे 2 प्लस 2, ऐसा लिखा जा सकता है, y बराबर x बटे 2 प्लस 2। भावना आपने गलत लिखा है, y बराबर x बटे 2 प्लस 4 नहीं लिखेंगे, प्लस 4 नहीं होगा, जब 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। y बराबर
हाँ बिल्कुल तबस्सुम, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। समीकरण लिख पाएंगे, हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए ना, आपका काम तो यही खत्म हो गया था बेटा। यहाँ पर आपका काम तो यही खत्म हो गया था समीकरण लिखने का। फिर तो अपन क्या कर रहे थे, समीकरण को इसके आसान रूप में लेके आ रहे थे। तो इसका आसान रूप या तो यहां तक हो सकता है, या फिर और आप चाहो 2 से डिवाइड करना चाहो तो 2 से डिवाइड करके y बराबर एक्स बाई टू प्लस 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक की बात हम करते हैं, और यहां तक के हैंडआउट में आपको भेजता हूं। कंप्लीट होता है आज का लेक्चर यहां पर। जो होमवर्क मैंने भेजा दिया है आपको, वो आप ट्राई करना। जो होमवर्क के 2-3 क्वेश्चन अपन ने छोड़े हैं, आप उन सबको कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करना।